पिछले वीडियो में, जो हमारा पहला वीडियो था, हमने पीएलसी के बेसिक्स और सीमेंस S7 1200 पीएलसी के फीचर्स को समझा। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर देखिए। इस दूसरे वीडियो में हम और गहराई में जाएंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि पीएलसी एक कंप्यूटर है, यह जानकारी को ऑन और ऑफ स्थितियों के रूप में स्टोर करता है, जिन्हें यून्स और जीरोज के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें बिट्स कहा जाता है। कभी कभी बिट्स को व्यक्तिगत रूप से और कभी कभी उन्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन बिट्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में उपयोग करने के लिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को समझना जरूरी है। बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें केवल 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 1 और 0। प्रत्येक बिट को अपनी स्थिति के आधार पर पावर ऑफ 2 से जोड़ा जाता है। जितना बाईं ओर, उतनी बड़ी पावर ऑफ 2। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, सबसे बाईं स्थिति वाला बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, सबसे दाईं स्थिति वाला बिट। वोट को उस स्थिति में रखा जाता है यदि उस पावर ऑफ 2 का उपयोग संख्या में किया गया हो, अन्यथा 0 रखा जाता है। यहां एक 8 बिट बाइनरी नंबर का उदाहरण दिया गया है, लेकिन उपयोग किए गए बिट्स की संख्या भिन्न हो सकती है। बाइनरी नंबर को डेसिमल वैल्यू में बदलने की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसे करने के लिए आपको बाइनरी नंबर में हर उस स्थिति का डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू जोड़ना होता है जहां 1 दिखाया गया हो। जिन स्थितियों में 0 है, वे डेसिमल वैल्यू में कुछ नहीं जोड़ती। हालांकि पीएलसीज एनालॉग वैल्यूज को सेंस और जनरेट करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इंटरनली पीएलसी केवल ऑफ या ऑन सिग्नल्स का उपयोग करते हैं। ये ऑफ और ऑन स्थितियां बाइनरी वैल्यूज 0 और 1 के रूप में होती हैं, जिन्हें लॉजिक 0 और लॉजिक 1 भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि ग्राफिक 1 में दिखाया गया है, जब पीएलसी का इनपुट ऑफ होता है तो सीपीयू के इनपुट प्रोसेस इमेज में उस स्थिति में 0 स्टोर होता है। और जैसे कि ग्राफिक 2 में दिखाया गया है, जब इनपुट ऑन होता है तो उसी स्थिति में 1 स्टोर होता है। यदि उस इनपुट का उपयोग सीपीयू प्रोग्राम में किया जाता है तो इनपुट प्रोसेस इमेज बिट की स्थिति या बदलाव अन्य घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है, जैसा कि ग्राफिक 3 और ग्राफिक 7.4 में दिखाया गया है। सीपीयू प्रोग्राम आउटपुट प्रोसेस इमेज स्टेटस बिट को 0 या 1 बना सकता है। यदि संबंधित आउटपुट चैनल को आउटपुट सिग्नल मॉड्यूल के साथ एक आउटपुट डिवाइस से जोड़ा गया है, तो आउटपुट डिवाइस तब ऑफ होगा जब स्टेटस बिट 0 होगा और ऑन होगा जब स्टेटस बिट 1 होगा। कुछ पीएलसी ऑपरेशंस केवल व्यक्तिगत बाइनरी बिट्स का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य ऑपरेशंस बाइनरी बिट्स को एक साथ जोड़कर न्यूमेरिकल वैल्यूज या विभिन्न कंडीशंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑपरेशन द्वारा उपयोग किए गए बिट्स की संख्या उस पर निर्भर करती है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ इंस्ट्रक्शंस 8 लगातार बाइनरी बिट्स, जो एक बाइट कहलाती है, पर काम करते हैं, जबकि अन्य इंस्ट्रक्शंस बड़े समूहों पर काम करते हैं, जैसे वर्ड 16 लगातार बाइनरी बिट्स या डबल वर्ड 32 लगातार बाइनरी बिट्स। हेक्साडेसिमल एक और नंबर सिस्टम है जो पीएलसी द्वारा उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम में हर स्थिति पावर ऑफ 16 का प्रतिनिधित्व करती है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 कैरेक्टर्स होते हैं। डेसिमल सिस्टम के 10 अंक 0 से 9, पहले 10 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाकी 6 अक्षर नेस्कैफ के रूप में होते हैं। पीएलसीज में हेक्साडेसिमल सिस्टम का उपयोग इस कारण से किया जाता है कि यह बाइनरी बिट्स की बड़ी संख्या को एक छोटे स्थान में, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन या प्रोग्रामिंग डिवाइस डिस्प्ले पर, आसानी से दर्शाता है। हर हेक्साडेसिमल चरित्र एक 4 बिट बाइनरी वैल्यू के बराबर होता है। अगर आपको हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट्स पता है, तो आप किसी भी लंबाई के हेक्साडेसिमल नंबर को जल्दी से बाइनरी में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए 3A2F हेक्साडेसिमल संख्या का बाइनरी इक्विवेलेंट दिखाया गया है। पीएलसी को हमेशा बाइनरी वैल्यूज के साथ काम करना होता है, लेकिन इंसानों के लिए डेटा को डेसिमल फॉर्मेट में देखना ज्यादा सुविधाजनक होता है। इसी कारण कई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डेसिमल डिस्प्ले प्रदान करती हैं, जहां हर डेसिमल डिजिट
4 पीएलसी डिजिटल इनपुट्स या आउटपुट्स से जुड़ी होती है। इस सिस्टम को हम बाइनरी कोडेड डेसिमल या बीसीडी के नाम से जानते हैं। बीसीडी का एक आम उदाहरण है 4 अंकीय थंब ऑफ व्हील स्विच। यह डिवाइस क्या करता है? हर थंब ऑफ व्हील डिजिट पीएलसी के 4 इनपुट्स को कंट्रोल करता है। अगर यह 4 डिजिट का थंब ऑफ व्हील है तो इसे कुल 16 इनपुट्स की जरूरत होगी। अब क्योंकि हर डिजिट को सिर्फ 0 से 9 तक के डेसिमल वैल्यूज को दर्शाना होता है, तो हर डिजिट के लिए सिर्फ 10 बाइनरी वैल्यूज पर्याप्त होती हैं। इस तरह बीसीडी सिस्टम मशीन और इंसान के बीच एक ऐसा ब्रिज बनाता है जो डेटा को डेसिमल फॉर्मेट में दिखाकर इसे समझना और प्रोसेस करना आसान बना देता है। बाइनरी बिट्स को स्वतंत्र रूप से या एक समूह के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जब इन्हें एक समूह के रूप में उपयोग किया जाता है तो ये केवल संख्यात्मक मानों का ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के डेटा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएलसी द्वारा किसी बिट या बिट स्ट्रिंग को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, इसे समझने के लिए आपको डेटा टाइप के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि यह पीएलसी द्वारा डेटा का विवरण प्रदान करता है। पीएलसी डेटा टाइप्स विभिन्न लंबाई में होते हैं, जो बाइनरी नंबर, पूर्णांक, इंटीजर, रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दिनांक और समय, अक्षर, पैरामीटर्स, सिस्टम डेटा और अन्य प्रकार के डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। समय के साथ डेटा टाइप्स की संख्या बढ़ी है और सभी डेटा टाइप्स सभी सीमैटिक S7 पीएलसीज के लिए उपलब्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए S7.1200 पीएलसी में बाइनरी नंबर, इंटीजर और रियल नंबर डेटा टाइप्स उपलब्ध हैं, जैसा कि ग्राफिक में दिखाया गया है। रियल नंबर जिन्हें साइंटिफिक नोटेशन में व्यक्त किया जाता है, उन नंबरों को कहा जाता है जिन्हें दशमलव बिंदु को बाईं या दाईं ओर स्थानांतरित करके एक मैंटीसा में बदला जाता है। यह मैंटीसा 1 के बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन 10 से छोटा होता है। इसके बाद मैंटीसा को 10 की किसी पावर से गुणा किया जाता है ताकि डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग को संतुलित किया जा सके। इस तरह से रियल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में व्यक्त किया जाता है और पीएलसी प्रोग्रामिंग में इसका सही उपयोग महत्वपूर्ण होता है। इनपुट डिवाइसेस आमतौर पर स्विचेस या सेंसर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इनपुट चैनल्स के माध्यम से इनपुट सिग्नल मॉड्यूल्स में भेजते हैं, जो फिर सीपीयू तक पहुंचते हैं। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट सिग्नल मॉड्यूल्स के माध्यम से सीपीयू से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं। इन आउटपुट डिवाइसेस को कभी-कभी एक्चुएटर्स कहा जाता है और ये किसी मशीन या प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पीएलसी के पास 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, इनपुट्स और आउटपुट्स। आईओ, डिजिटल आईओ इन डिवाइसों में या तो ऑन या ऑफ स्थिति होती है और ये डिजिटल आईओ चैनल से जुड़े होते हैं। एनालॉग आईओ इन डिवाइसों में कंटिन्यूअसली वेरिएबल वोल्टेज या करंट सिग्नल्स होते हैं और ये एनालॉग आईओ चैनल से जुड़े होते हैं। एनालॉग इनपुट सिग्नल को एक एनालॉग इनपुट सिग्नल मॉड्यूल द्वारा बाइनरी में रूपांतरित किया जाता है ताकि सीपीयू इसे प्रोसेस कर सके। इसके विपरीत एनालॉग आउटपुट डिवाइस को एक वेरिएबल वोल्टेज या करंट सिग्नल की आवश्यकता होती है और सीपीयू से प्राप्त बाइनरी न्यूमेरिकल वैल्यूज को एनालॉग आउटपुट सिग्नल मॉड्यूल द्वारा एक एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है जो डिवाइस के साथ संगत होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित सिस्टम है जिसमें सिस्टम मेमोरी शामिल होती है और यह पीएलसी का डिसीजन मेकिंग यूनिट होता है। सीपीयू इनपुट्स, आउटपुट्स और अन्य वेरिएबल्स की निगरानी करता है और अपने यूजर प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किए गए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर निर्णय लेता है। कुछ सिमैटिक S7 सीपीयूज में इनपुट और आउटपुट पॉइंट्स सीपीयू के साथ उसी एंक्लोजर में होते हैं। उदाहरण के लिए इस चित्र में दिखाए गए S7.1200 सीपीयू में 14 डिजिटल इनपुट, 10 डिजिटल आउटपुट, 2 एनालॉग इनपुट और 2 एनालॉग आउटपुट होते हैं। पीएलसी का यूजर प्रोग्राम सीपीयू द्वारा एक पुनरावृत्त प्रक्रिया के रूप में स्कैन के हिस्से के रूप में निष्पादित होता है। स्टार्टअप के बाद एक सामान्य सीपीयू स्कैन में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। सीपीयू इनपुट्स की स्थिति को पढ़ता है। सीपीयू यूजर प्रोग्राम को निष्पादित करता है। सीपीयू इंटरनल डायग्नोस्टिक और कम्युनिकेशन टास्क्स करता है। सीपीयू आउटपुट की स्थिति को अपडेट करता है।
यह प्रक्रिया लगातार तब तक दोहराई जाती रहती है जब तक पीएलसी रन मोड में होता है। स्कैन के लिए आवश्यक समय सीपीयू की क्षमताओं, यूजर प्रोग्राम के आकार, इनपुट्स और आउटपुट्स की संख्या और आवश्यक कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। हालांकि क्योंकि पीएलसी सीपीयूज बहुत तेज होते हैं, इस समय को सामान्यतः मिलीसेकंड में मापा जाता है, जिससे पीएलसी का रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत तेज होता है। पहले पीएलसी को 1960 के दशक के अंत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। इससे पहले ऑटो असेंबली लाइन का नियंत्रण इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज, कॉन्टैक्टर्स, टाइमर्स और संबंधित उपकरणों पर निर्भर था, क्योंकि पीएलसी ने उन हार्डवायर्ड सर्किट्स को बदला था जिनका नियंत्रण लैडर डायग्राम्स के रूप में किया जाता था। प्रारंभिक पीएलसी ने लैडर डायग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, जिसे लैडर लॉजिक भी कहा जाता है, का उपयोग किया। इससे उन लोगों के लिए पीएलसी को प्रोग्राम करना आसान हो गया जो कंट्रोल सर्किट से परिचित थे। हालांकि हर पीएलसी मैन्युफैक्चरर के पास अपनी लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग का एक अलग संस्करण था, और जैसे जैसे पीएलसीज ने अधिक कार्यों को संभालने की क्षमता प्राप्त की, यह भिन्नता बढ़ गई। आजकल अधिकांश पीएलसी लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अब आईसी 6111 अंतरराष्ट्रीय मानक इस पीएलसी प्रोग्रामिंग भाषा को परिभाषित करता है। यह मानक पीएलसी के लिए अन्य प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं को भी परिभाषित करता है, ताकि वे सबसे जटिल अनुप्रयोगों के लिए भी उपयोगी हो सकें। पीएलसी कई प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं। सबसे बुनियादी कम्युनिकेशन प्रकार सीरियल कम्युनिकेशन है, जहां बिट्स को एक बार में एक एक करके भेजा और प्राप्त किया जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन अब भी कुछ उपकरणों के साथ उपयोग होता है। हालांकि अधिकतर पीएलसी नेटवर्क कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, इंडस्ट्रियल ईथरनेट एक उच्च प्रदर्शन नेटवर्क है जो इंडस्ट्रियल ग्रेड स्विचिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इंडस्ट्रियल एथरनेट स्विच एक सक्रिय नेटवर्क घटक होता है जो कई उपकरणों को एक साथ उच्च गति से संवाद करने की अनुमति देता है। PROFINET एक ओपन इंडस्ट्रियल ईथरनेट स्टैंडर्ड है और यह वैश्विक स्तर पर प्रमुख इंडस्ट्रियल ईथरनेट स्टैंडर्ड है। PROFINET IO, जो प्रोफिनेटी का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रूप है, नॉन टाइम क्रिटिकल आईटी कम्युनिकेशंस और रियल टाइम कंट्रोल कम्युनिकेशंस दोनों को संभालता है। एक अन्य नेटवर्क प्रकार प्रोफीबस है, जो एक ओपन फील्ड बस स्टैंडर्ड है। फील्ड बस एक मल्टी ड्रॉप नेटवर्क होता है जो फैक्ट्री ऑटोमेशन या प्रक्रिया नियंत्रण के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के साथ संचार के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रोफीबस का जो संस्करण सबसे अधिक फैक्ट्री ऑटोमेशन अनुप्रयोगों में उपयोग होता है, वह है प्रोफीबस DP। सिमेटिक S7-1000 बेसिक कंट्रोलर्स सीमेंस की सिमेटिक S7 परिवार का हिस्सा है और इन्हें छोटे से मध्यम आकार के ऑटोमेशन टास्क्स को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे अधिक एडवांस्ड S7 पीएलसी के साथ होता है। S7 100-200 कंट्रोलर्स को भी TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कॉन्फ़िगर और प्रोग्राम किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर सीमेंस S7 PLCs, HMIs और अन्य ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रभावी और कुशल इंजीनियरिंग दृष्टिकोण प्रदान करता है। चूंकि ऑटोमेशन टास्क्स की जटिलता अलग अलग होती है, सीमेंस अन्य कंट्रोलर विकल्प भी प्रदान करता है जो समान डिजाइन कॉन्सेप्ट्स और दृष्टिकोणों को विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए उपयोग में लाने की सुविधा देते हैं। S7-1200 CPU 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड CPU फेलसेफ CPU, जिसके बारे में हम इस कोर्स के आगे के हिस्से में चर्चा करेंगे, और SI+ CPU, जो विशेष रूप से चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। SIC-1000 CPU में कई कार्यों के लिए इंटरनल मेमोरी होती है, जिसमें लोड मेमोरी भी शामिल है। लोड मेमोरी का उपयोग उपयोगकर्ता प्रोग्राम, डेटा और कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वैकल्पिक रूप से यह मेमोरी एक सिमेटिक मेमोरी कार्ड पर भी स्टोर की जा सकती है, जिसे CPU के ऊपरी हिंग्ड दरवाजे के पीछे के स्लॉट में इंस्टॉल किया जा सकता है। S7-400 CPU में 1 या 2 प्रोफिनेटी पोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा
S7 400 CPU के साथ ही कुछ इनपुट और आउटपुट एक ही एनक्लोजर में उपलब्ध होते हैं। हिंग्ड दरवाजे को नीचे की ओर खोलकर इनपुट और आउटपुट वायरिंग कनेक्टर्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इनपुट आउटपुट पॉइंट्स और सीपीयू की स्थिति से जुड़े स्टेटस एलईडीज सीपीयू के फ्रंट पर दिखते हैं। सीपीयू में एक सिग्नल बोर्ड इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे डिजिटल या एनालॉग इनपुट आउटपुट चैनल जोड़े जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से एक बैटरी बोर्ड इंस्टॉल किया जा सकता है, जो सीपीयू की रियल टाइम क्लॉक के लिए दीर्घकालिक बैकअप प्रदान करता है। इसके अलावा एक कम्युनिकेशन बोर्ड भी इंस्टॉल किया जा सकता है। 720 स्टैंडर्ड सीपीयू के मुख्य फीचर्स को साथ में दिए गए ग्राफिक में दर्शाया गया है। सभी मॉडल्स की ऊंचाई 100 मिलीमीटर mm और गहराई 75 मिलीमीटर mm है, लेकिन उनकी चौड़ाई अलग अलग होती है। सीपीयू 1211C और सीपीयू 1212C की चौड़ाई 90 मिलीमीटर है, जबकि सीपीयू 1217C की चौड़ाई 150 मिलीमीटर है। प्रत्येक सीपीयू मॉडल सीपीयू 1217C को छोड़कर 3 पावर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है: डीसी, 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 डीसी ऑन आरएलआई और एसी डीसी आरएलआई। सीपीयू 1217C 150 मिलीमीटर केवल डीसी, डीसी डीसी पावर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। पावर कॉन्फ़िगरेशन का विवरण पहले 2 अक्षर सीपीयू के लिए आवश्यक पावर के प्रकार को दर्शाते हैं। डीसी का अर्थ है कि 24वीं डीसी पावर की आवश्यकता है। एसी का अर्थ है कि 120 या 230 वोल्ट एसी पावर की आवश्यकता है। दूसरे 2 अक्षर ऑनबोर्ड डिजिटल इनपुट चैनल्स के प्रकार को दर्शाते हैं। सभी मामलों में 24 वोल्ट डीसी इनपुट चैनल्स प्रदान किए जाते हैं। अंतिम अक्षर ऑनबोर्ड डिजिटल आउटपुट चैनल्स के प्रकार को दर्शाते हैं। डीसी का अर्थ है कि 24 वोल्ट डीसी आउटपुट चैनल्स हैं। आरएलआई का अर्थ है कि रिले आउटपुट चैनल्स हैं, जो एसी या डीसी पावर दोनों के साथ उपयोग किए जा सकते हैं। यह विशेषताएं S7A 1200 को विभिन्न ऑटोमेशन आवश्यकताओं के लिए एक बहुमुखी और कुशल विकल्प बनाती हैं। S7.1200 सीपीयूएस में उपयोगकर्ता मेमोरी के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। लोड मेमोरी। लोड मेमोरी यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें उपयोगकर्ता प्रोग्राम डेटा और कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित होती है। लोड मेमोरी सीपीयू के अंदर या सीमैटिक मेमोरी कार्ड पर स्थित हो सकती है। सीमैटिक मेमोरी कार्ड विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ आकार सीपीयू की इंटरनल लोड मेमोरी से बड़े होते हैं। इसका उपयोग लोड मेमोरी की सामग्री को एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू में ट्रांसफर करने के लिए भी किया जा सकता है। वर्क मेमोरी यह वोलेटाइल स्टोरेज होती है, जिसमें उपयोगकर्ता प्रोग्राम के कुछ तत्व स्टोर होते हैं। प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान सीपीयू लोड मेमोरी से इन तत्वों को वर्क मेमोरी में कॉपी करता है। यह वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी सीपीयू की पावर खोने पर इसकी जानकारी भी समाप्त हो जाती है। हालांकि पावर फिर से शुरू होने पर सीपीयू इस जानकारी को फिर से बहाल कर देता है। रिटेंटिव मेमोरी यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो वर्क मेमोरी के एक सीमित हिस्से की सामग्री को स्टोर करती है। ग्लोबल मेमोरी एरियाज उपयोगकर्ता प्रोग्राम द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा का अधिकांश हिस्सा डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है। इसके अलावा सीपीयूज में ग्लोबल मेमोरी एरियाज भी होते हैं, जो उपयोगकर्ता प्रोग्राम द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। इसमें बिट मेमोरी एम और इनपुट आई तथा आउटपुट क्यू के लिए इमेज टेबल्स शामिल हैं। यह मेमोरी प्रकार S7.1200 सीपीयूएस को विभिन्न ऑटोमेशन कार्यों के लिए एक लचीला और शक्तिशाली विकल्प बनाते हैं। S7 1200 हार्डवेयर एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है, जो कंट्रोल पैनल के स्पेस को बचाने के लिए बनाया गया है। साथ ही इसे लचीलापन प्रदान करने के लिए S7.1200 मॉड्यूल्स को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन में माउंट किया जा सकता है। माउंटिंग के लिए विशेषता सभी सिमैटिक S7.1200 मॉड्यूल्स में बिल्ट इन क्लिप्स होती हैं, जो 35 मिलीमीटर DIN रेल पर आसानी से माउंटिंग की सुविधा देती हैं। इन क्लिप्स को बढ़ाकर पैनल माउंटिंग के लिए माउंटिंग होल्स का उपयोग भी किया जा सकता है। अतिरिक्त I/O की आवश्यकता अगर ऑनबोर्ड I/O पर्याप्त नहीं है,
तो CPU 1211C को छोड़कर अन्य सभी CPUs में सिग्नल मॉड्यूल्स जोड़े जा सकते हैं। CPU 1212C में 2 सिग्नल मॉड्यूल जोड़े जा सकते हैं, जबकि अन्य CPUs में 8 सिग्नल मॉड्यूल्स तक जोड़े जा सकते हैं। सिग्नल मॉड्यूल लगाने के बाद मॉड्यूल के सामने वाला बस कनेक्टर बाईं ओर स्लाइड किया जाता है, जिससे मॉड्यूल CPU से कम्युनिकेट कर सके। सभी S7 CPUs में कम से कम एक बिल्ट इन प्रोफिनेट पोर्ट होता है। CPU 1215C और CPU 1217C में 2 प्रोफिनेट पोर्ट्स होते हैं। अन्य कम्युनिकेशन आवश्यकताओं के लिए 3 तक कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स बाईं ओर माउंट किए जा सकते हैं। यह डिजाइन S7 1200 को कॉम्पैक्ट, फ्लेक्सिबल और विस्तार योग्य बनाती है।